विभिन्न जाति संगठनों के लोग मीटिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण कनकट्टा है। क्या है? कान काट करके, जैसे बकरे का कान काट दिया गया तो देवी को समर्पित हो गया। आदित्यनाथ योगी इन ब्राह्मणों पर अपराध भी दर्ज कराएंगे जिन लोगों ने मीटिंग किया है कि जातिगत मीटिंग कैसे कर दिया। गुलाम विधायक कहा जाएगा कि हमको बैठने पर अगर रोक लगाई जाए, ये हमारी आजादी है कि मैं अपने भाइयों के साथ बैठ सकता हूं, अपने समाज के लोगों को बैठ सकता हूं। अगर इसने पर ये हंटर चल रहा है तो कल पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज सदन में बंद करके ये उठा सकते हैं, ये असंभव है। पंकज चौधरी जो 1.5 फुटवा, कितना है? 1.5 फुटवा, यह देखा और यहां तक नाप करके 1.5 फुटवा प्रदेश अध्यक्ष ने एक आदेश जारी कर दिया और हुकुर पुकुर कर रहे हैं लोग। उसका बाप सीने पर लिख करके कि हम निरपराध हैं, फंसाया गया है, चिल्ला चिल्ला करके थाने में जहर खा करके प्राण त्याग देता है। कि आदित्यनाथ योगी की तरफ से 10 रुपया उस परिवार को गया? नहीं। शर्म क्यों नहीं आई ब्रजेश पाठक को कि प्रदेश में हत्या हुई, विकलांग की हत्या हुई, ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, विकलांग की हत्या हुई, बुला करके कुछ दिया भी, उस मामले को जानते भी हैं, परिवार मिला भी और आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम रहने लायक है? किसके कहने पर पंकज चौधरी ने ऐसे किया? ये पार्टी की नीति होगी। ये पार्टी चाहती है कि जिस तरह से ब्राह्मण न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, ये उनकी आवाज न बने। बिना प्रणाम के हम आशीर्वाद देना शुरू कर दें, यही ब्राह्मण कर रहा है। बिना निमंत्रण के लोटा उठा करके हम किसी के यहाँ भोजन करने चले जाएं। खबरदार भाजपा के ब्राह्मण विधायकों, तुम्हें बैठक करने का कोई अधिकार नहीं है। हिम्मत कैसे हुई कि बैठक किया? बैठक करके और फिर संदेश क्या देना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यह चीजें नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अब समस्त जातियों का एकत्रीकरण करके देश को परम वैभव की तरफ ले जाना चाहते हैं और तुम जातीय बैठक कर रहे हो। खबरदार, यदि भाजपा में रहना है तो सावधान। कुछ इन्हीं संदर्भों में डांट लगाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी साहब ने। बवाल मचा है पूरे प्रदेश और देश में। ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा एक साथ खाया था, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ अन्य लोग भी थे उसमें। और फिर इन लोगों ने अपने समाज के एकत्रीकरण के लिए उनको, उनकी समस्याओं के लिए, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बात किया। फिर बवाल मच गया है। हमारे साथ है पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। त्रिपाठी जी प्रणाम। तो यह 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। अब इतने पर तो मखनचुआ आएगा और 100 गाली देगा, कहेगा कि ऐसे कहोगे। मखनचुआ ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, सर्वाधिक हत्याएं ब्राह्मणों की हुई, एक कहीं पैसे नहीं दिए गए, पीट पीट के मारा गया। हमारे जिले में तो 3.5 महीने से अधिक हो गया, FIR दर्ज नहीं हुआ। एक विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट करके मार डाला, पुलिस ने जांच चल रही है। योगी जी के यहाँ वो लोग गए भी, बुढ़ा बाप गया, वो भी मरने वाला है, 2 हत्याएं होने वाली हैं। आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में यह नहीं देखा कि हत्या हो और 3.5 महीने में अपराध भी दर्ज न हो। जबकि मनोज सिन्हा जो LG हैं वो अभी उनके घर गए, कलराज मिश्रा ने भी 1 लाख रुपए भेजा, सब कुछ हुआ, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। आप तमाम मामलों में घूमते हैं, देखते रहते हैं। तो यह कौन सा अपराध कर दिया भाजपा के विधायकों ने? और क्या ज्ञान चक्षु इनका अब खुला है? क्या अगर अभी भी इनके रीढ़ की हड्डी है तो पंकज चौधरी के इस बयान पर कोई प्रतिकार करेंगे या लोग? दुबे जी, आप जान रहे हैं कि मैं पीड़ित ब्राह्मण, बेबस, लाचार, न्याय से वंचित ब्राह्मणों की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ते आ रहा हूं जी। संगठन और मेरा यह प्रयास रहा कि हम दबे कुचले ब्राह्मणों की आवाज बने और उन्हें न्याय दिलाएं। इस दिशा में मैं अपने समाज के जनप्रतिनिधि, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो या सांसद, मंत्री, विधायक हो, सबके दरवाजे को खटखटाने का कार्य किया जी। अधिकारियों के भी दरवाजे को खटखटाने का काम किया। और आज कहूं कि हर जगह चारों तरफ से हमको निराशा प्राप्त हुई और कर बलबहिया आपनी छोड़ वीरानी आस, इस सिद्धांत पर अपने बहादुर कार्यकर्ताओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने का कार्य संघर्ष करके सड़कों पर उतर करके किया हूं। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आज ब्राह्मण विधायक बाटी चोखा पर 10-20 की संख्या में अगर इकट्ठा होते हैं तो इस पर यह हंटर चलाया जाता है दल विशेष का, जिसके वो गुलाम विधायक हैं।
और गुलाम विधायक कहा जाएगा कि हमको बैठने पर अगर रोक लगाई जाए, ये हमारी आजादी है कि मैं अपने भाइयों के साथ बैठ सकता हूं, अपने समाज के लोगों को बैठ सकता हूं। अगर इसने पर ये हंटर चल रहा है तो कल पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज सदन में बंद करके ये उठा सकते हैं, ये असंभव है। मैं यही चाहता था, आप बात मत करिए, ब्राह्मणवादी नहीं, कट्टरवादी नहीं होता है, लेकिन अगर अन्य वर्ग के पीड़ित जनों की आप आवाज सदन से लेकर सड़क तक बन सकते हैं, तो जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल के पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार ब्राह्मण को न्याय दिलाने की दिशा में आवाज बनने में आपको क्या कठिनाई हो रही है? क्या आप वादी हो जाएंगे? तो छोड़ दीजिए, नैतिकता के आधार पर वो पद आपको छोड़ देना चाहिए, वो दल छोड़ देना चाहिए जहां यह प्रतिबंध लगा कि आप अपने कुल परिवार को न्याय नहीं दिला सकते हैं। क्या नैतिकता अभी भी बची है? कुछ रह गया है? अब क्या रहे, अब मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम 10 ब्राह्मण भोजन पर इकट्ठा हुए। अब ये राजनीतिक सुर्खियों में, गलियारों में, मीडिया में ये लगा कि ये लोग बैठ करके कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? या किसके निशाने पर? मतलब यह अगर देखा जाए तो किसके कहने पर पंकज चौधरी ने ऐसे किया? ये पार्टी की नीति होगी। ये पार्टी चाहती है कि जिस तरह से ब्राह्मण न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, ये उनकी आवाज न बने। तो क्या इन लोगों ने मान लिया है कि ब्राह्मण कितना भी लात खाएगा, पिटाएगा, इसके साथ कितना भी शोषण होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है, यह छोड़ करके जाएगा ही नहीं? हमने ऐसी दवा का प्रयोग किया है कि यह जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेगा। ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। वो जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण समाज को वोट बैंक है, और कितना हूं, ये कमजोरी है हमारे समाज की कि 100 जूता मारी और एक बार कह दीजिए पंडित जी पाव लगातानी तो पंडित जी खुश। ये कमजोरी से हमको दूर रहना पड़ेगा। अगर न्याय चाहता है समाज, सम्मान चाहता है, अपना अधिकार चाहता है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को खुशहाल देखना चाहता है, तो अपनी शर्तों के आधार पर उसे रहना पड़ेगा। कुत्ता तो हम नहीं कह सकते, कुत्ता माने 10 बार पीटिए उसको, 2-4 लाठी मारिए, भगाइए और 2 रोटी दे दीजिए तो आ जाएगा। क्या ऐसा ही लग रहा है क्या कुछ इसमें कि मतलब इतना कहने के बाद भी इनका जमीर जग नहीं रहा है? ये हालात इसलिए बद से बदतर होती जा रही है कि जैसे बिना प्रणाम के हम आशीर्वाद देना शुरू कर दें, यही ब्राह्मण कर रहा है। बिना निमंत्रण के लोटा उठा करके हम किसी के यहाँ भोजन करने चले जाएं, आज यही ब्राह्मण कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 17-18% औकात है ब्राह्मण की जी, 17-18%। 2% वाला मलाई खा रहा है, तलवा चटवा रहा है, 5% वाला सत्ता हुकूमत चला रहा है, और 17% ब्राह्मण अपनी औकात रखने वाला आज वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। तो दोषी तो हम हैं, हमारा समाज है। इसलिए कि ठीक उसी मार्ग पर ब्राह्मण चल रहा है कि बिना निमंत्रण के लोटा उठा के जय जयकार कर रहा है। आज भी जय जयकार कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो इसलिए इससे थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी। हम संगठनकर्ता इसी दिशा में लगे। एक चीज बताइए, त्रिपाठी जी सब यह कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का राज है, ब्राह्मण ही चला रहे हैं, सारे लोगों के निशाने पर ब्राह्मण ही है, सबके निशाने पर अगर देखा जाए सब ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मण राष्ट्रपति है कि ब्राह्मण प्रधानमंत्री है कि ब्राह्मण गृह मंत्री है कि ब्राह्मण रक्षा मंत्री है कि ब्राह्मण लोकसभा का स्पीकर है कि ब्राह्मण ऐसे तमाम पदों पर है, ब्राह्मण चीफ जस्टिस है। क्या है ब्राह्मण? ब्राह्मण को क्या मिला है कि ब्राह्मण गवर्नर है, कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, इतने प्रदेशों में इतने मुख्यमंत्री हैं। तो इसके बाद भी अगर टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण रिक्शा चला रहा है, ब्राह्मण तांगा चला रहा है, ब्राह्मण दरवानी कर रहा है, ब्राह्मण छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, ब्राह्मण ठेला लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, ब्राह्मण दूध बेच रहा है, उसके बाद भी सभी के टारगेट पर ब्राह्मण ही है। नैतिक साहस और उसके बाद भी ब्राह्मण जय जयकार किए जा रहा है। नहीं, नैतिक साहस की कमी है और गुलाम जीवन जी रहा है ब्राह्मण। क्यों? इसलिए मैं कहा ना कि नैतिक साहस की कमी है। सत्य कहने का साहस किसी में नहीं है। सत्य कहने की जिस दिन साहस आ जाए, हम जैसे लोग तमाम यातनाएं झेले हैं, सिर्फ ब्राह्मण समाज के संगठन को लेके चलने का कार्य कर रहे हैं। कहीं किसी भी जात के साथ, किसी भी वर्ग के साथ
हमने अन्याय नहीं किया। संगठन बनाने के बाद भी आज की तारीख में 50% से ऊपर हम गैर समाज के पीड़ित जनों की आवाज बनने का कार्य करते हैं, ब्राह्मण के साथ साथ। यही मेरा धर्म है। लेकिन जो हमारे समाज के ये चुने हुए प्रतिनिधि सदन में बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि सर्वाधिक मत इनको किसका मिलता है। सर्वाधिक मत अगर मिलता है तो यह भरोसा करके ब्राह्मण समाज इनको वोट करता है कि हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे भाई हैं, जीत करके जाएंगे तो हमें न्याय दिलाएंगे, हमारे सम्मान की रक्षा करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा करेंगे, हमारी बात सदन तक उठेगी। ये उम्मीद से ब्राह्मण इनको वोट करके 100% जिताता है। और जीत के जाने के बाद जब तक नहीं जीतते हैं, वोट लेना है तो भाई है, और सदन में जाते हैं तो कसाई ये बन जाते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम, अरे करिए वसुधैव कुटुंबकम, ये तो आपका धर्म है, लेकिन अपने समाज के पीड़ित जनों को न्याय दिलाने का कार्य तो करें, उनकी आवाज तो बने। आखिर में कहां जाएगा? जैसे हम जैसे लोग ब्राह्मण समाज का सम्मेलन करते हैं तो प्रथम प्राथमिकता देते हैं कि ब्राह्मण मंत्री, ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण सांसद, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, उद्योगपतियों को, अधिकारियों को बुलाएं, एक चर्चा हो, मंथन हो। यही तो हम लोग करते हैं। हम एक दूसरे वर्ग से, एक दूसरे धर्म से, एक दूसरे जात से लड़ने के लिए कभी ऐसा संदेश नहीं दिए न कार्य करते हैं। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि हम जिस समाज को लेकर के चल रहे हैं, जिस वर्ग का साथ और ताकत लेकर के चल रहे हैं, उस वर्ग की वकालत तो होनी ही चाहिए। हमारा काम यह नहीं कि हम हर वर्ग से संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारकाट करेंगे। हमारा काम यह है कि हम अपना उत्कर्ष करेंगे और समाज के लिए जिएंगे। यही ब्राह्मण का धर्म, यही धर्म है। वो राष्ट्र, ब्राह्मण तो राष्ट्र के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है, समाज के लिए जिया है। वो कभी कट्टर नहीं रहा। कट्टर रहता और वादी रहता तो 18% की हैसियत रखने वाला ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का शासक होता। यह पत्र हमारे पास है पंकज चौधरी साहब का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसमें कुछ पंक्तियों को मैं उद्धृत कर रहा हूं कि भाजपा जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। मीडिया में कथित रूप से प्रसारित भाजपा जनप्रतिनिधियों के संबंध में एक समाचार को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह का कोई कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित यह राजनीतिक दल है। और अच्छा, ये किसके लिए है? इन्होंने किसके लिए भेजा है? ब्राह्मण जो ये तो सबके लिए होना चाहिए ना, सभी जात के लोगों को होना चाहिए। अरे किसी के लिए क्यों होना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं ब्राह्मण ही क्यों, किसी के लिए क्यों होना चाहिए? नहीं, अब इनको आज इन्होंने ये पत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्यों हुई? अभी लोधी समाज का सम्मेलन हुआ है। स्पष्ट शासन के और कोर्ट के निर्देश के बावजूद कि जातिगत कोई सम्मेलन नहीं हो सकता। अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, क्षत्रिय सम्मेलन हुआ है, लोधी सम्मेलन हुआ है। अभी कल हमारे क्या नाम है, बरेली से हमारे जिला कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि सर हम लोग बैठक करना चाहते हैं, डीएम साहब बैठक नहीं होने दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये दो तरह की स्थिति बन गई है। अभी त्रिपाठी जी इतना ही कम नहीं है, यही आदित्यनाथ योगी इन ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। ब्राह्मणों पर अपराध इसलिए दर्ज कराएंगे कि कोर्ट का आदेश, विनोद दिवाकर उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उन्होंने एक आदेश दिया, खबरदार जाति कैसे लिख दिया। कैदी की जाति नहीं लिखी जाएगी, मुलजिम की जाति नहीं लिखी जाएगी, गवाह की जाति नहीं लिखी जाएगी, और उन्होंने आदेश किया। इसके बाद आनंद फानन में योगी सरकार ने एक शासनादेश जारी कर दिया इस परिप्रेक्ष्य में कि खबरदार कोई जातीय सम्मेलन नहीं होगा। पिछड़ा सम्मेलन होगा, दलित सम्मेलन होगा, लेकिन जातीय सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर पाएगा, आहिर भी सम्मेलन नहीं कर पाएगा, चमार भी सम्मेलन नहीं कर पाएगा, कुर्मी भी सम्मेलन नहीं कर पाएगा, लेकिन पिछड़ा सम्मेलन होगा, दलित सम्मेलन होगा। इस पर इन्होंने आनंद फानन में शासनादेश जारी कर दिया। आदित्यनाथ योगी इन ब्राह्मणों पर अपराध भी दर्ज कराएंगे जिन लोगों ने मीटिंग किया है कि जातिगत मीटिंग कैसे कर दिया। इन्हीं संदर्भों में पंकज चौधरी जो 1.5 फुटवा, कितना है 1.5 फुटवा, यह देखा और यहां तक नाप करके 1.5 फुटवा प्रदेश अध्यक्ष ने एक आदेश जारी कर दिया और हुकुर पुकुर कर रहे हैं लोग। नहीं, ठीक है, बढ़िया है, जातिगत सम्मेलन न हो, जाति आधारित कोई कार्य न हो,
हम इसका नहीं, मैं इसका समर्थन करता हूं, नहीं होना चाहिए। तो मेरी मांग है कि जात के आधार पर सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाए, जात सर्टिफिकेट जो सरकार जारी करती है इसको बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो हमेशा किसी भी आदेश की कोई परवाह नहीं करेगा, लोग जातिगत संगठन चलाएंगे, जातीय सम्मेलन करेंगे, जातीय बैठक होंगी, तब तक जब तक ये सरकार है जात के आधार पर सरकारी सुविधा देंगे और जात के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करने का काम करेंगे। यही क्यों नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि जातीय जनगणना हम कभी नहीं होने देंगे। यह भी कहा हमारी 4 जातियां, किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं, 4 जातियां हमारी हैं और हम जाति जनगणना कभी नहीं होने देंगे। वोट के लिए, अगले बार प्रधानमंत्री बनने के लिए और सर्वमान्य नेता होने के लिए इन्होंने जाति जनगणना कर दिया। जब जाति जनगणना हो रही है तो बताना पड़ेगा ना कि हम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हैं, बताना पड़ेगा ना कि हम फला हैं, बताना पड़ेगा ना कि हम फला निषाद हैं, बताना पड़ेगा ना कि हम फला राजभर हैं, बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जाति जनगणना रोकने की औकात आपकी है नहीं। आप तो आग लगाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लड़ा करके जात से और वर्ग संघर्ष करा दें, पूरे भारत को तबाह करा दें। ये आपकी मंशा है। नहीं तो किस चीज का अंग है जातीय जनगणना? सरकार जात लिखने पर रोक रही है, जातीय सम्मेलन, जातीय बैठक करने पर रोक लगा रही है, तो जातीय गणना की आवश्यकता क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उच्च न्यायालय के एकल खंडपीठ ने आदेश किया, विनोद दिवाकर जो न्यायमूर्ति हैं, तो शासनादेश जोगी बाबा तुरंत जारी कर देते हैं और उनके लोग और अन्य विभिन्न जाति संगठनों के लोग मीटिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण कनकट्टा है, क्या है, कान काट करके, जैसे बकरे का कान काट दिया गया तो देवी को समर्पित हो गया, बछड़े का कान काट दिया गया तो असाण हो गया, वो अभी समर्पित हो गया। अगर भैंसे का, पड़वे का कान काट दिया गया तो भैंसा हो गया, उसको कोई छुएगा नहीं। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भैंसा हो गया, ब्राह्मण पड़वा से भैंसा हो गया, ब्राह्मण बछड़े से सांड हो गया और ब्राह्मण बकरे से वह देवी मां को समर्पित कर दिया गया। यही औकात है आज की तारीख। आज हालात यही बनती जा रही है और इसके लिए हमारा समाज और समाज के लोग हैं और इस पे मंथन करने की आवश्यकता है कि हमारा वजूद कैसे कायम रहेगा, हमारा सम्मान कैसे कायम रहेगा। सरकारों में बैठ करके, पार्टियों में बैठ करके हमारे समाज के जनप्रतिनिधि अगर मूलभूत समस्याओं पर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी दशा इससे भी बदतर स्थिति में जाएगी। कौशाम्बी में नहीं पता, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि उस लड़के ने क्या किया, छेड़खानी किया, नहीं किया। पुलिस ने एक बार रिपोर्ट दर्ज किया, फिर पुलिस ने रिपोर्ट लगाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई छेड़खानी नहीं हुई थी उस बिटिया के साथ। और उसका बाप सीने पर लिख करके कि हम निरपराध हैं, फंसाया गया है, चिल्ला चिल्ला करके थाने में जहर खा करके प्राण त्याग देता है। क्या आदित्यनाथ योगी की तरफ से 10 रुपया उस परिवार को गया? क्या उस मामले में कोई न्याय मिल पाई? बड़े बड़े सूरमा गए थे, कुछ नहीं उखड़ पाया। यही दिन देखना था। इसके बाद भी अगर ब्रिजेश पाठक को शर्म नहीं लग रही और डॉक्टर दिनेश शर्मा को, त्रिपाठी जी एक चीज पूछ रहा हूं, ब्रिजेश पाठक की क्या औकात है? केवल एक नाम पर वह डिप्टी सीएम बने हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को संगठित करेंगे। और कोई क्वालिटी लग रही है आपको? चुप रहेंगे आप, बोलेंगे नहीं? नहीं बोलेंगे, निश्चित पाठक जी डिप्टी सीएम है ना, बोलेंगे। पाठक जी डिप्टी सीएम है। कल आप कुछ कहेंगे तो कहेंगे। त्रिपाठी जी, आप तो दुबे जी के चैनल पर हमको आप धो रहे थे, तो हम आपकी बात नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिनेश शर्मा जी और ब्रजेश पाठक जी, ये 2 बड़े चेहरे हैं ब्राह्मण समाज के जी। इनकी जो क्षमता है वो तो डिप्टी सीएम है और ये पूर्व डिप्टी सीएम है और भाजपा राज्यसभा के सांसद भी हैं जी। किन परिस्थितियों में खुल के अपने समाज की रहनुमाई नहीं कर पाते, लेकिन मेरा मानना है कि एक बड़े चेहरे हैं समाज के और जितनी इनकी वर्तमान में हैसियत है उस अनुसार अपने समाज के लोगों को सम्मान और उनकी आवाज बनने का काम करते हैं। परिणाम जो भी हो करते हैं, मिलता है नहीं मिलता, मैं इसका गवाह हूं कि जो भी गया उनको अंतोष मिला कि नहीं मिला, लेकिन प्रेम से ये आवाज उनकी बनते हैं। त्रिपाठी जी, ब्रजेश पाठक और डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3.5 महीना पहले सिया राम उपाध्याय को पीट करके मार डाला गया, वो विकलांग था।
पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला। पाठक जी गए थे कुछ अपना इकट्ठा करके, और राजकोष से नहीं दिया गया, कहीं से दे करके बोल दिए होंगे पैसा तो हो ही जाएगा। आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। क्या पाठक डूब करके क्यों नहीं मर गए अब तक? नहीं, शर्म क्यों नहीं आई ब्रजेश पाठक को कि प्रदेश में हत्या हुई, विकलांग की हत्या हुई, ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, विकलांग की हत्या हुई, बुला करके कुछ दिया भी, उस मामले को जानते भी हैं, परिवार मिला भी, और आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। ब्रजेश पाठक डिप्टी CM रहने लायक हैं? ब्रजेश पाठक उस सरकार के डिप्टी CM हैं जो अभी हाल में घटी घटना कि 10 ब्राह्मण चाय पर बाटी चोखा पर इकट्ठा हुए और सरकार को और पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे ब्राह्मण जुट गए। उस पार्टी के डिप्टी CM हैं, तो जितनी उनकी औकात है उतना वो करते हैं। मैं इसको बड़े मजबूती के साथ कह सकता हूं। सैकड़ों मामले हैं जहां ये आवाज सुनते हैं, परिणाम जो हो ऐसी बात नहीं, लेकिन ये इग्नोर कर जाते हैं, नहीं मैं ये नहीं सुनूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। चाहे वो दिनेश शर्मा जी हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, ये इतना तो करते हैं, मरहम ही लगे। इस पर काहे खामोश हैं? ब्रजेश पाठक के पास दम नहीं है कि बोले? मैं इसमें पूछूंगा कि मैं भी मीटिंग में जाऊंगा, मैं उस समाज से जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए कि अपने समाज का अगर कोई व्यक्ति परिवार इस तरह से न्याय से वंचित हो, अन्याय का शिकार हो, तो उसमें मुखर हो करके इन नेताओं को बोलना चाहिए। कहे दही जम गई है दिनेश शर्मा के मुंह में? है क्या उनकी औकात क्या है? डिप्टी CM रहने लायक है, राज्यसभा सदस्य रहने लायक है। इसीलिए जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, ऐसे ही लोगों को बनाएंगे। राजनीतिक दलों की यह है कि जो उनकी चाटकारिता करे, गुलामी करे, चरणवंदन करे, ऐसे लोगों को सरकार और पार्टियां तवज्जो देती हैं। हमारे आप जैसे लोग स्थापित नहीं हो पाएंगे। इसलिए जबकि होना चाहिए कि आज राजेंद्र नाथ त्रिपाठी सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, चपरासी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश में इतना बड़ा संगठन चलाने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है कि एक आवाज पर हजारों ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं और पूरे तन मन धन से मुझे सहयोग करते हैं और साथ देते हैं। मैं खुश नसीब हूं कि मैं एक चपरासी भी नहीं हूं, लेकिन समाज का स्नेह मुझे प्राप्त है, साथ मुझे प्राप्त है। उसका एकमात्र कारण है कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी 12 बजे भी रात को, 12 बजे 2 बजे रात को भी पीड़ित ब्राह्मण की आवाज सुनते हैं और उसकी आवाज बनने का कार्य करते हैं।